हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट है। उसमें सबसे पहला चैप्टर है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हमने लिख रखे हैं। चलिए एक एक करके इनका हम रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी इज कॉल्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी इज कॉल्ड। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो भी आर्गन का स्ट्रक्चरल फीचर्स है और बॉडी का स्ट्रक्चरल फीचर्स है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है किसी भी आर्गन के, किसी भी अंग के, जो संरचनाओं का अध्ययन होता है या बॉडी के संरचनाओं का अध्ययन अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एनाटॉमी बोलेंगे कि फिजियोलॉजी बोलेंगे या मार्फोलॉजी बोलेंगे या डी ऑप्शन आपका हिस्टोलॉजी। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्यों होगा? क्योंकि एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मीन्स एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव शरीर के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये तो इसका, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, फिजियोलॉजी को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो जिस तरह से बॉडी के आर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी। यदि उसी बॉडी आर्गन के जो भी फिजियोलॉजी हैं, जो उनके कार्य हैं, उनकी स्टडी करेंगे तो वो हमारा फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो चलिए इस बेस पे हम देख लेते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सबसे पहला है आपका स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मतलब कि जो आपका दिमाग है, ब्रेन है और बिहेवियर, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। या इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, मानव का शरीर है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, आउटर स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। या फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, या आपके जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शन हैं उनको हम फिजियोलॉजी बोलेंगे। या स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आपको पता है कि फिजियोलॉजी क्या है? मानव शरीर के जो अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, वही उसका आर्गन का फिजियोलॉजी होता है। या सीधे सीधे आप कह लीजिए किसी भी बॉडी आर्गन का जो फंक्शनिंग है, जो कार्य है, उसे ही फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। जो सेल की स्टडी है वो किसे कहा जाता है, या सेल की स्टडी को किस नाम से जानते हैं? देखिए, हिस्टोलॉजी नाम से जानेंगे या साइटोलॉजी बोलेंगे, ओसिफिकेशन बोलेंगे, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। देखिए, हिस्टोलॉजी तो आप जान लीजिए, यहाँ पे यदि टिश्यू की स्टडी की जाएगी तो उसे हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे। साइटोलॉजी, साइटो क्या है? एक तरह से बायोलॉजिकल टर्म में साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी जहाँ पे वर्ड लगेगा अर्थात उसका अर्थ हो जाएगा स्टडी करना, मतलब सेल की स्टडी करना। तो ये साइटोलॉजी, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑसिफिकेशन ये आपका बोन सेल का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। कार्डियोलॉजी आपका मालूम होना चाहिए कि हृदय से संबंधित जो स्टडी की जाएगी वो कार्डियोलॉजी में होगा। अर्थात इन तीनों का, हिस्टोलॉजी, ओसिफिकेशन, कार्डियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। स्टडी ऑफ सेल की जब बात की जाए तो केवल और केवल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनिमल सेल इज कवर्ड बाई। जो एनिमल की सेल होती है, कोशिका होती है, वो किसके द्वारा कवर हुई होती है? सेल वॉल के द्वारा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, या बोथ बी एंड सी। देखिए, जो एनिमल सेल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तीन नाम से जाना जाता है। जो सेल वॉल है ये प्लांट की सेल होती है, प्लांट की सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसलिए जब एनिमल सेल की बात की जाएगी तो सेल वॉल भी गलत ऑप्शन होगा। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। और लास्ट में डी ऑप्शन बोथ दिया हो, बी एंड सी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर्थ भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विच कंपोनेंट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, अर्थात उसमें अनुपस्थित होता है। तो देखिए, एनिमल सेल में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो एब्सेंट होती है? साइटोप्लाज्म होता है या नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। तो देखिए, इसमें मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि जो सेल वॉल होता है वो
प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है विच कंपोनेंट एब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब एनिमल की जो सेल है उसमें कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट होता है। तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि ये आपका जो सेल वॉल होता है ये एब्सेंट होता है। बाकी साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर थिक लिक्विड है, आपको मालूम है। उसके आउटर कवरिंग को जो मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल के, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे मेन आर्गेनेल होता है सेल का, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, केवल सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। डैश डैश आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि लाइसोम मीन्स क्या होता है? लिसिस, सोम मीन्स सोमार्थात बॉडी। इसके अंतर्गत कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिडिक पीएच के एंजाइम होंगे जो ब्लास्ट हो जाएंगे तो खुद के ऑर्गेनेल भी डैमेज हो जाएंगे और आसपास के भी, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसका भी एनर्जी से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक तरह से जो सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट कराने का काम करता है। नेक्स्ट 4th ऑप्शन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्नी टेक्स प्लेस ऑन द देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्नी टेक्स प्लेस ऑन द, ये क्या कह रहा है कि जो आपका गोल्जी बॉडी होता है उसमें सिस और ट्रांसफार्म होता है। सिस मतलब एक तरह से ऊपर का जो भाग होता है उसको हम सिस बोलते हैं, पीछे का या लास्ट का जो भाग होता है उसे ट्रांस बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्नी टेक्स प्लेस। जो न्यू सिस्टर्नी होती है वो टेक्स प्लेस मतलब किस पोजीशन पे, किस स्थान पे होती है? तो पहला ऑप्शन है सिस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी। तो देखिए अगर सिस की बात की जाएगी सिस्टर्नी की, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिस गोल्जी नेटवर्क। मतलब एक तरह से ऊपर का जो भाग होता है वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है, वो टेक्स प्लेस, अर्थात फॉर्मेशन का साइट वही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका है विच इज जनरली नोन एज सुसाइडल बैग। देखो सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस कराता है। गाल्जी बॉडी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग कराने का काम करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम दो शब्द से मिलके, वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला लाइसो मीन्स लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और सोम मीन्स सोमा अर्थात बॉडी। किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन कराना, तोड़ना ही वो लिसिस कहलाएगा। उसी से हमारा लाइसोसोम बना है। लाइसोसोम में क्या होता है कि एक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच के एंजाइम होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनेल के जैसे ही संपर्क में आते हैं उसे ब्लास्ट कर देते हैं, उसे डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं या आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन सिंथेसिस इन। जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम? देखिए तो एक बात हमेशा जान लीजिएगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो राइबोसोम ही कराएगा। अगर राइबोसोम ना दे करके यहाँ पे ऑप्शन दिया होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाना होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर जब राइबोसोम आके चिपक जाते हैं तो उसका सरफेस रफ हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम उस पर नहीं चिपकेंगे तो उसका सरफेस क्या रहेगा? एक तरह से स्मूथ रहेगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिर्फ आप यहाँ पे इतना समझिए, प्रोटीन सिंथेसिस कराने का काम राइबोसोम करेगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी को मैच्योर कराने का काम करेगा, या कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है कि सेल डिवीजन कितना होना है, कैसे होना है, इन सब को कंट्रोल करेगा। या कंट्रोल ऑफ न्यूरो हार्मोनल फ्लो, या जो भी कुछ न्यूरॉन्स या एक तरह से मैसेज आदान प्रदान के साथ साथ हार्मोनल का भी क्या फंक्शन होगा वो न्यूक्लियस द्वारा किया जाएगा। या ऑल ऑफ एबव, या ऊपर युक्त जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब इनका फंक्शन होगा। तो देखिए मैचुरेशन ऑफ आरबीसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बनेंगे बोन मैरो में, मैच्योर होंगे कहाँ पे? बोन मैरो में। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी। हाँ ये कह सकते हैं कि जो सेलुलर एक्टिविटी है, मतलब सेल को डिवीजन होना है, कितना होना है, कैसे होना है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे ही। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल ऑफ न्यूरो हार्मोनल फ्लो भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता है। इसका केवल नर्व और हार्मोन ही फंक्शन करती हैं मैसेज प्रोवाइड करने का काम।
ऑल ऑफ एबव सब तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा कौन सा मेन साइट है जो कि डिफरेंट टाइप की जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो बनेगी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस अपना काम करेगा एक तरह से सेल डिवीजन करने में, और साथ ही साथ जो क्रोमैटिन्स के थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको डेवलप कराने में, साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह का लिक्विड है जिसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस वो अंदर ही होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो भी ज़्यादातर सेलुलर एक्टिविटी होती है उसका मेन साइट होता है, मेन स्थान होता है किसी भी सेल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की विच मेम्ब्रेन सेपरेट द इनर इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट ऑफ सेल इन एनिमल सेल। कहने का मतलब विच मेम्ब्रेन सेपरेट, ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है इनर इनर इन्वायरमेंट मतलब कि आंतरिक जो इन्वायरमेंट है साथ साथ ऑफ द सेल फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन है, कौन सी लेयर है जो कि इनर इन्वायरमेंट से आउटर इन्वायरमेंट को अलग करती है फ्रॉम ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेपरेट करने का काम करेगी इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन क्यों होगा, क्योंकि यह मेम्ब्रेन नाम से ही क्लियर है, कोई मेम्ब्रेन है, कोई परत है, कोई लेयर है। लाइसोसोम बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक आर्गेनेल है, राइबोसोम भी स्पेसिफिक बहुत छोटा आर्गेनेल है, न्यूक्लियस भी आर्गेनेल है। तो अगर ये मेम्ब्रेन की बात की जाए कि कौन सेपरेट कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, तीन नाम होते हैं, तीनों में से कोई भी राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला क्वेश्चन की द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ। जो सेल का मेम्ब्रेन होती है उसका जो स्ट्रक्चर होगा उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लिपिड बाई लेयर, लिपिड की फास्फोलिपिड की लेयर होती हैं, या एम्बेडेड प्रोटीन, प्रोटीन्स पड़े हुए होते हैं, गोल्जी वेस्कल्स होते हैं, या लिपिड बाई लेयर एंड एम्बेडेड प्रोटीन। तो देखिए एक क्वालिटी होती है जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती हैं, ये लिपिड बाई लेयर होती हैं। हम कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, जिससे कि आपका जो इसका नेचर होता है वो हाइड्रोफिलिक भी होता है और लाइपोफिलिक भी होता है, अर्थात चाहे वो वाटर सॉल्यूबल ड्रग हो चाहे आपका फैट सॉल्यूबल ड्रग हो, दोनों तरह की ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, ये लिपिड बाई लेयर या हम कह सकते हैं फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, और प्रोटीन के प्रोटीन भी लगी हुई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की विच जेनेटिक मटेरियल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ऐसा कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, आनुवंशिक लक्षणों को आगे ले जाने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसका मेम्ब्रेन का काम है परत केवल कवरिंग करने का काम करेगी। डीएनए, डीएनए को हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि जीन आपको पता है कि जीन इसी पे प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने की अंतिम इकाई क्या होती है, जीन होती है। तो ये ऑप्शन तो सही हो सकता है। नेक्स्ट है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का भी कोई फंक्शन नहीं होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में, ना तो लाइसोसोम का। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन राइबोसोम ऑफ न्यूक्लियस लीव्स द न्यूक्लियस दे डू एन इम्पॉर्टेंट वर्क। इसका कहने का मतलब है व्हेन राइबोसोम ऑफ न्यूक्लियस लीव्स द न्यूक्लियस दे डू एन इम्पॉर्टेंट रोल, अर्थात जो आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक तरह का डेंस बॉडी होता है जो राइबोसोम बनाने का काम करता है। तो वही कह रहा है कि यदि राइबोसोम न्यूक्लियस से बन करके वो लीव्स आगे बढ़ेंगे या फॉरवर्ड आगे की ओर जाएंगे तो उनका फंक्शन क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जहाँ पे भी आएगा आप उसका तुरंत मीनिंग समझ जाइएगा कि प्रोटीन को सिंथेसिस कराने का काम करेगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। प्रोटीन को सिंथेसाइज अर्थात संश्लेषित करवाने का काम अर्थात बनाने का काम करेगा, ना तो ग्लाइकोजन बनाने का काम करेगा, ना एपिथेलियम बनाने का काम करेगा, ना तो सेल वॉल। सेल वॉल तो बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। राइबोसोम का जहाँ भी जिक्र आएगा आप तुरंत उसको प्रोटीन सिंथेसिस से जोड़िएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टू सेल। कौन सा है इनमें से, कौन सा जो नीचे दिया गया है, कौन सी ऐसी
ऑर्गेनेल है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल को, मतलब कोशिका को कौन सा सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगी, इसमें जो भी ऑर्गेनेल दिया हुआ है, न्यूक्लियस सपोर्ट और प्रोटेक्ट करेगी, सेल मेम्ब्रेन करेगा, वोक्यूल्स करेगा, डीएनए करेगा। तो देखिए एक्सटर्नली और इंटरनली की बात की जाए, बाहरी और अंदर से भी, अंदर की मटेरियल को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर के मटेरियल को अंदर नहीं आने देगा। तो इस बेस पे देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन ही एक तरह से प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करेगी सेल को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन विच पार्ट ऑफ सेल सिंथेसाइज स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन। देखिए सेल के कौन से पार्ट में स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है या उसकी सिंथेसिस होती है। तो देखिए जो मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। उसके अपोजिट में याद आप करना चाहें तो कर लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन का कुछ सिंथेसिस होता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही माना जाएगा। गोल्जी बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता है स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन में, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया का ना लाइसोसोम का। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑर्गेनेल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी इन द सेल। ये तो बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है एटीपी के रूप में। ना तो क्रोमैटिन करेगा, ना आरएनए, ना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया को ही एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है और एटीपी के रूप में ही एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थिक एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर इन सेल दैट हेल्प सेल टू मेंटेन इट्स शेप एंड साइज नोन एज। कहने का मतलब ऐसा क्या है कि थिक एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर, मोटा गाढ़ा और जेली लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है सेल में जो कि इसके शेप और साइज को मेंटेन करने का काम करता है, इसको बनाए रखने का काम करता है। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या बोल रहा है, थिक एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली लाइक है तो अर्थात ये समझ लो कि कोई लिक्विड की बात हो रही है। अगर लिक्विड है तो ऑप्शन में हम देखते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस तो लिक्विड है नहीं, हालांकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियोप्लाज्म दिया नहीं है। साइटोप्लाज्म की बात की गई है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड है जो कि थिक भी होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, इसी में ऑर्गेनेल पूरी एक तरह से धसे हुए होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का इस तो कोई लिक्विड है नहीं, ना तो जेली फॉर्म में है, हालांकि इसके अंदर मैट्रिक्स जरूर होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, थिक एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरे सेल को मेन शेप और साइज प्रदान करने का काम करता है। तो इसलिए उस बेस पे हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल शेप इज। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उस ऑर्गेनेल का शेप क्या होता है, अर्थात उसका जो आकार होता है किस आकार का होता है, स्क्वायर होता है, राउंड होता है, गोल होता है, बीन मतलब जो सेम का बीज के आकार की होती है, या सी शेप्ड होता है। तो देखिए ना तो स्क्वायर होता है, वर्गाकार तो होता नहीं है, ना गोलाकार होता है, बीन शेप अर्थात जो सेम का बीज होता है उस आकार की माइटोकॉन्ड्रिया होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर एंड सीएनएस इज डन बाय। इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर, देखिए सेंसरी रिसेप्टर का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हाथ है, हमने यहाँ पे टच किया तो यहाँ से जो भी सेंसेशन हमारे ब्रेन को जाएगी तो वो मैसेज और ब्रेन से जो मैसेज हमारे इस आर्गन तक आएगा इसका काम कौन करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंसरी रिसेप्टर एंड सीएनएस इज डन बाय, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है किसके किसके बीच की, सेंसरी रिसेप्टर में। सेंसरी रिसेप्टर का मतलब जहाँ भी हम कोई चीज़ टच करेंगे अपने बॉडी में किसी भी पार्ट पे टच करेंगे तो वहाँ वहाँ का जो सेंस है हमारे ब्रेन तक जाने और आने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, ब्लड की सेल के द्वारा किया जाएगा, नर्व की सेल द्वारा, या मसल सेल के द्वारा, या स्किन सेल के द्वारा। देखिए ब्लड का तो रोल है कि उसको न्यूट्रिशन पहुंचाते रहना, बाकी इससे ज़्यादा उसको कोई मतलब नहीं है कि मैसेज लाने ले जाने का। नर्व सेल, हाँ ये कह सकते हैं कि नर्व सेल ही इंपॉर्टेंट है फॉर द मैसेज या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, जिससे आप तंत्रिका कोशिका भी कहते हो, पूरे बॉडी में स्प्रेड रहती है, फैली हुई होती हैं, यही सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती हैं। मसल सेल का कोई रोल नहीं, स्किन सेल का कोई रोल नहीं, ये इनका सबका अपना अलग अलग, कोई प्रोटेक्शन करेगा, कोई स्टेबिलिटी या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ
प्रोवाइड करने का काम करेगा, लेकिन मैं जब भी बात आएगी किसी भी तरह के मैसेज का, इन्फॉर्मेशन का, तो उसके लिए केवल और केवल नर्व सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड अ बैरियर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस इन द बॉडी। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड ए बैरियर, ऐसी कौन सी सेल है जो एक तरह से बैरियर अवरोध प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और प्रिवेंट वाटर लॉस इन द बॉडी, मतलब कि आपके बॉडी से वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो और बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका प्रोटेक्शन भी करे। आपके शरीर में ऐसा कौन सा बैरियर है, ऐसा कौन सी सेल है, सेल का बैरियर है जो कि आपके बॉडी से वाटर का लॉस भी नहीं होने देता और साथ ही साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो देखिए, स्किन की सेल हो सकती है कि ब्लड की सेल हो सकती है, बोन की सेल या ब्रेन की सेल। देखिए इसमें सबसे इजी है, ब्लड का बात की जाएगी, ब्लड आपका शरीर के अंदर ही होता है। ये बाहर का भी बैरियर यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड ए बैरियर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की भी बात हो रही है, तो ब्लड तो केवल आपके बॉडी के अंदर है, उसका तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई मतलब है नहीं। बोन सेल है, बोन भी आपके अंदर ही होती है। ब्रेन सेल भी बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये जो स्किन सेल है, ये ऐसी एक तरह का सेल है, टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो कि आपके बॉडी से वाटर का लॉस को भी रोकते हैं और दूसरी चीज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी अनवांटेड थिंग्स हैं उसको इनटेक करने के लिए भी रोकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी दस कॉल्ड द सेल्स कंट्रोल सेंटर। देखिए क्या कह रहा है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन, जीन आपको पता है कि आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने की अंतिम इकाई होती है, और क्या कह रहा है, एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी का मतलब सेल को डिवीजन करने का काम, कितनी सेल बननी है नहीं बननी है, इन सब का एक तरह से रेगुलेशन कौन करता है, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए इस बेस पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस हो सकता है, या राइबोसोम, या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। राइबोसोम तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको बताया मैंने कि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम अर्थात इसके अंदर एसिडिक पीएच का एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन कर देगा खुद को भी ऑर्गेनेल को और आसपास के भी ऑर्गेनेल को। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज राइट आंसर, क्योंकि न्यूक्लियस ही एक तरह सा जो आपका क्रोमैटिन्स के कण है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उनको बनाने का भी काम करेगा, जो जिस पे जीन पाए जाते हैं। जीन को आपको पता है कि आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने की अंतिम इकाई होती है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस का काम ये भी होता है कि सेल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, सेल डिवीजन से लेके और सब सारी चीज़ें, उनकी कंट्रोलिंग भी न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।